अपन ने यहाँ पर एक टॉपिक पिक करा है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल और देयर डेरिवेटिव्स। बच्चों एक मुझे नहीं लगता, मतलब आई थिंक 90% कंसेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम। अगर 5 to 10% अगर कहीं पर कंसेप्ट में अगर चेंजेस हो रहा होगा ना, तो चेंजेस हो रहा होगा, बाकी कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा। कैसे चेंजेस नहीं होगा, हम चीजों को समझते हैं। आपके दिमाग में एक थॉट तो रहना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, डोनेट करने वाले डिक्रीज करेंगे। मैं ना एक बार इसको समझाने से पहले मैं एक बार इस वाले एग्जांपल को आपको समझाना चाहता हूं। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों, अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक बार अपन इसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहां पर मेरा CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, अंडरस्टूड है ना, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन। यहां पर हमारा CH3 ग्रुप कनेक्टेड है। बच्चों देखो, अगर यहां से H+ अगर निकला, O पर आएगा माइनस, अगर यहां से H+ अगर निकला, O पर आएगा माइनस, अगर यहां से H+ निकला, O पर आएगा माइनस, और अगर यहां से H+ निकला, O पर आएगा माइनस। हमें ओवरऑल इस माइनस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। आपको पता है हम लोगों ने थोड़े से दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था, किसी भी ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर लगेगा तो वो तभी लगेगा जब वो वाले ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर प्लेस्ड होते हैं। अगर किसी भी अगर ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तभी लगता है व्हेन एवर दे आर प्लेस्ड ऑन ऑर्थो और पैरा। ये मेरा CH3 है, ये CH3 प्लस H इफेक्ट को अप्लाई करेगा बेंजीन पर, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वाला CH3 प्लस H इफेक्ट को अप्लाई करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों क्या लगता है H इफेक्ट, जबकि मेटा पर और वहां पर कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो आज अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू H इफेक्ट, अगर हम यहां पर अगर समझें, यार बच्चों वो मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। आज मेरे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहे हैं, आज ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। तो ऑलरेडी दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एंड सिंस दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू यू थिंक, दे आर स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग। वो मेरा रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होगा, डिस्टेबलाइज होगा। इसका मतलब आपका जो A है और आपका जो C है वो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होंगे, और यहां पर जो B है, यहां पर जो D है वो ज्यादा स्टेबल होंगे A और C के कंपैरिजन में। एक बार अगर आपने रेजोनेंस लगा दिया, एक बार अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन अगर लगा दिया, उसके बाद में आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा जो सब जगह पर लगता है लेकिन डिस्टेंस डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरा CH3 है, यहां पर बड़ा पॉजिटिव आई लगेगा, यहां पर थोड़ा सा छोटा प्लस आई लगेगा, और इधर और छोटा प्लस आई लगेगा। अब देखो B और D की अगर अपन बात करें, दिस इज योर B और दैट इज योर D। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई से, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होगा, कंपैरेटिवली वहां तो नहीं होगा ना रिपल्शन। तो आज अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट, तो आई इफेक्ट के बिहाफ पर क्या होगा कि हमारे B और D में कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक कौन होगा, D वाला होगा, फिर हमारा A वाला, सॉरी D वाला होगा, D वाले के बाद में हमारा यहां पर B वाला होगा। तो आप अगर देखोगे तो यहां पर D के बाद में B आ जाएगा। अगर हम A और C की बात करें, A में ज्यादा पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ज्यादा पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण वो नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करेगा, यहां पर कंपैरेटिवली कम लग रहा है, तो फिर आपका C आएगा और C के बाद में आपका A आएगा। आज अगर हम देखें मेरा मैक्सिमम स्टेबल कौन आ रहा है, मैक्सिमम स्टेबल ये आ रहा है। अगर मैक्सिमम स्टेबल अगर ये आ रहा है तो इसका एसिड भी उतना ही एसिडिक होगा, तो ये मेरा मोस्ट एसिडिक होगा। अगर अपन एसिडिक नेचर की, आपने कभी इनके नाम सुने बच्चों, इस कंपाउंड का जो नाम होता है इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल।
अगर हम देखें OH और CH3 का कॉम्बिनेशन बेंजीन में क्रिसोल कहलाता है, ये मेरा मेटा क्रिसोल होगा। अगर हम देखें तो ये मेरा पेरा क्रिसोल होगा और वो मेरा फिनोल होगा। तो अगर आप फाइनली अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, हमारा डी वाले का। मतलब एट फर्स्ट योर फिनोल विल कम हियर, फिनोल के बाद में कौन आएगा, उसके बाद में बी वाला आएगा, यानी देन मेटा क्रिसोल विल कम, उसके बाद में पेरा क्रिसोल आ जाएगा और लास्ट में आपका ऑर्थो क्रिसोल आ जाएगा। तो आप अगर कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कुल मिलाकर आप इस एग्जाम्पल से इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग जो कंसेप्ट लगा रहे हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने अभी तक लगा, सेम कंसेप्ट हम यूज में ले रहे हैं, वही एनायन की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बोला था बच्चों, क्या कि आप लोग जब एनायन और केटायन की जो स्टेबिलिटी पढ़ रहे हो ना, उसी से आपके एसिडिटी बेसिसिटी वाले क्वेश्चन होंगे। एक हमारा पहले वाला एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर छोड़ दिया था, हम एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर एक्चुअली मेरे को उसको छोड़ने के पीछे एक रीजन था, यहां पर एक कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा पहले अपन वो समझते हैं। NO2 जो होता है वो -M लगाएगा और -I लगाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए और एटलीस्ट अब तो पता हो ही जाना चाहिए। एसिड कौन होते हैं, अगर हम एसिड पर अगर जाएं तो जो H+ आयन देगा, H+ देगा तो O पर माइनस आएगा, अगर ये H+ देगा तो O पर माइनस आएगा, अगर ये H+ देगा तो O पर माइनस आएगा। 1 सेकेंड, अगर यहां से अगर आपका H+ निकला तो O पर माइनस आएगा और इधर भी अगर H+ अगर आपने निकाल दिया तो O पर माइनस आएगा। ओवरऑल मुझे माइनस का स्टेबिलिटी निकालनी है। NO2 क्या करता है, -M इफेक्ट को शो करता है। -M इफेक्ट को शो करता है मतलब -M NO2 का कब लगेगा, whenever your NO2 is placed at the ortho और para position। तो यहां पर -M इफेक्ट लगेगा और यहां पर भी क्या लगेगा, -M इफेक्ट लगेगा। अगर यहां पर भी अगर -M इफेक्ट अगर लग रहा है तो -M इफेक्ट वाले एनायन को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि वो एनायन को न्यूट्रल करने का काम कर रहे हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू M इफेक्ट को अगर हम समझें तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपका A और आपका C जो होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन योर B एंड योर D। एक बार आपने मीजोमेरिक से सेपरेशन कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर I इफेक्ट पर आओगे। अगर हम I इफेक्ट को अगर समझें, NO2 -I को लगाएगा, सिंस इट इज द क्लोजर वन, -I विल बी द डोमिनेटिंग, कंपेरेटिवली -I विल बी डाउन और -I और कम होगा। अब आप I इफेक्ट से देख लो A और C, इट्स योर A शोइंग द बिगर -I, इट्स योर C शोइंग द लोअर -I। तो ज्यादा -I वाला ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो हमारा A वाला ज्यादा स्टेबल होगा, C वाला कम हो जाएगा। B और D की बात करें, -I वाला स्टेबल करेगा, B वाला ज्यादा और D वाला कम। अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, A वाला, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हमारा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद में हमारा C वाला होगा, यानी पेरा नाइट्रोफिनोल हमारा हो जाएगा। उसके बाद में B वाला होगा मेटा नाइट्रोफिनोल, हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और लास्ट में हमारा फिनोल हो जाएगा। और ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, अगर हम कहानी में ट्विस्ट को अगर समझें तो व्हाट इज ट्विस्ट इन द स्टोरी, ये वाला जो ऑर्डर होता है दैट इज रॉन्ग ऑर्डर। हमारा ये वाला आंसर गलत होगा अगर आपने ये वाला ऑर्डर यहां पर मेंशन करा तो। अब क्वेश्चन नहीं उठता है, हम तो कंसेप्चुअली चल रहे हैं, कंसेप्चुअली जब हम लोग अगर चल रहे हैं तो वाई दिस ऑर्डर इज रॉन्ग। यहां पर मैंने आपको बोला है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है,
एक्चुअली ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होता है। अगर मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कुछ कंसेप्ट पर अगर बेस्ड अगर होगा तो ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे ये कहना है बच्चों कि आज अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो यहां पर बॉन्डिंग लगती है। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, ये मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। आज अगर हम लोग अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करें, जिस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को हमने सबसे ज्यादा एसिडिक कंसीडर करा, एक्चुअली वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ही नहीं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या करता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर क्या होगा, यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। जब यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन जाएगी तो ये जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, याद रखना, ड्यू टू दिस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हम इस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करेंगे तो ड्यू टू दिस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन कैन नॉट एलिमिनेट इजीली। और अगर मेरा हाइड्रोजन इतना इजीली अगर एलिमिनेट नहीं होगा, देयरफॉर इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। और जैसे ही यहां पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो थोड़ा सा ऑर्डर में स्लाइटली चेंजेस आएंगे। और जैसे ऑर्डर में स्लाइटली चेंजेस अगर आएंगे तो यहां पर आपका जो फाइनल ऑर्डर आपको कंसीडर करना है, जो मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोस्ट एसिडिक था वो थोड़ा सा कम होकर पेरा के पीछे चला जाएगा। और जैसे पेरा के पीछे चला जाएगा तो यहां पर जो मेरा ऑर्डर आएगा, पेरा नाइट्रोफिनोल विल बिकम द डोमिनेटिंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल विल बिकम कंपैरेटिवली डाउन, और उसके बाद में रिमेनिंग पोर्शन विल बी एज इट इज, मेटा नाइट्रोफिनोल हमारा होगा और लास्ट में हमारा फिनोल आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहां पर एसिडिक नेचर को कंपेयर करेंगे और दैट विल बी द फाइनल ऑर्डर। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी डिपेंड करता है। यहां पर क्या हो रहा है, H को निकलने ही नहीं दे रहा वो वाला। उधर मेलेइक एसिड में क्या हो रहा था, जैसे ही H निकला तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर बैठ गए, तो यहां पर वो H को निकलने ही नहीं दे रहा। तो बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसीलिए मुझे पता था पहले में, इसलिए मैंने आपसे बोला था इसको अपन बाद में करेंगे, क्योंकि वो वाले एग्जांपल से मैंने एक बार आपको कंसेप्ट समझा दिया, वही कंसेप्ट हमने यहां पर यूज में लिया। लेकिन व्हाट इज द ट्विस्ट, ये मेरा ऑर्डर थोड़ा सा गलत होगा। गलत क्यों होगा, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट चलता है। तो ध्यान रखना, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल की अगर हम कभी भी बात करेंगे, पेरा थोड़ा सा आगे होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो की एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। फिर हमारा आपका पेरा के बाद फिर ऑर्थो आएगा, फिर मेटा आएगा और फिर फिनोल आएगा। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, वो अट्रैक्शन फोर्सेस यहां पर, इन अट्रैक्शन फोर्सेस ने आपके H को निकलने नहीं दिया, और जब इन्होंने H को निकलने नहीं दिया तो वो मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। दैट इज माय पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सारे लॉजिक वही है, बस आपको इन कंसेप्ट्स को यहां पर अप्लाई करना है। बच्चों हम लोग यहां पर फिनोल और उसके डेरिवेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, हम लोगों ने इसके पहले ये चीज बताई थी कि नाइट्रोफिनोल में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है, उस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, इसलिए पेरा आगे आ जाता है, ऑर्थो पीछे आ जाता है। अब बच्चों आज अगर हम क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो यदि हम अगले वाले क्वेश्चन को अगर कंसीडर अगर यहां पर करते हैं, सी दिस क्वेश्चन हियर, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है, इसके अंदर एसिड कौन होता है, जो H+ आयन देगा। H+ आयन कौन देगा इजीली, जहां पर H+ आयन देने के बाद बनने वाला नेगेटिव स्टेबल होगा। H+ आयन देने के बाद बनने वाला नेगेटिव स्टेबल होगा, H+ आयन देने के बाद में बनने वाला नेगेटिव स्टेबल होगा, और H+ आयन देने के बाद में बनने वाला नेगेटिव स्टेबल होगा। अब बच्चों ये मेरा NO2 है, इट इज कनेक्टेड एट द पेरा पोजिशन, इसका -M लगेगा। दिस NO2 इज कनेक्टेड एट द ऑर्थो पोजिशन, इसका भी -M लगेगा। किसका -M ज्यादा होगा, नो, बोथ -M विल बी द सेम, बिकॉज
ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर अगर माइनस एम लगता है दैट इज नॉट द डिस्टेंस डिपेंडेंट, वो हमारा इक्वली लगेगा। लेकिन पता है यहां पर दो दो NO2 है, एक ऑर्थो पर कनेक्टेड है, दूसरा पेरा पर कनेक्टेड है, तो पता है यहां पर -m ज्यादा लगेगा। सिंस योर मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 NO2 ग्रुप दैट इज द रीजन बिगर -m, और यहां पर 3 NO2 है, ऑर्थो पेरा ऑर्थो पर, तो वहां पर तो -m और ज्यादा पावरफुल लगेगा। जितना ज्यादा पावरफुल -m होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। आंसर क्या होगा? अब सुनना, यहां पर अगर बराबर है -m, अभी हमने पढ़ा था पेरा ज्यादा होता है ऑर्थो कम होता है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सबसे ज्यादा अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम एनालिसिस करें, आपके डी वाले का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, डी वाले के बाद सी वाले का होगा, सी के बाद ए का होगा और ए के बाद बी का होगा। ए और बी तो आप लोगों को पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाई A or B we have already discussed, so I don't think we have to explain, I have to explain these topic। अच्छा, यहां पर कभी कभी मुझसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन करा है कि सर ऑर्थो में और पेरा में आप बोलते हो कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। अगर इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाएगा तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, हमारे अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण H को निकलने नहीं देगा। तो एक दिन एक बच्चा बोलता है सर क्यों यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? इस मॉलिक्यूल का नाम याद रखना, दिस कंपाउंड इज नोन एज पिक्रिक एसिड। तो मेरे से पूछा जाता है क्या ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा? बच्चों करेगा। मैं आपको एक बात बोलूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी इतना बड़ा पैरामीटर या इतना बड़ा एक पॉइंट होता ही नहीं है जो आंसर को चेंज कर दे। तुम बोलोगे फिर यहां पर कैसे कर दिया? बच्चों इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप इनके Ka की वैल्यूज अगर देखोगे, अगर आप इनके pKa की वैल्यूज अगर देखोगे ना, तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। Since the value of K और pK is almost same, in that condition वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब उनके वैल्यूज अगर ऑलमोस्ट अगर सेम आ रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहता है वो आपके इसको थोड़ा पीछे कर देगा और इसको आगे कर देगा। क्यों? K की वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम है, तो कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या करा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसको थोड़ा पीछे कर दिया और उसको आगे कर दिया। अब अगर अपन देखें यहां 3 NO2 है, खतरनाक वाला -m लगाएंगे। ये खतरनाक वाला जो -m है, ये -m इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत छोटा फैक्टर बन जाता है। यही वजह है, मतलब इस मॉलिक्यूल का नाम होता है पिक्रिक एसिड। और बच्चों आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक। याद रखना, ये जो मेरा पिक्रिक एसिड है इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। आज मतलब ये एक फैक्ट है कि ये जो मेरा पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जो है, ये मेरे एसिटिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले सल्फोनिक आते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक आते हैं, फिर फिनोल आते हैं। लेकिन मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये जो मेरा पिक्रिक एसिड है इसके अंदर तीनों NO2 का माइनस है। मतलब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता कि आपके आंसर को ही चेंज कर दे। नहीं, आपके आंसर को चेंज कर ही नहीं सकता। आप यहां पर क्यों करते हो? क्योंकि उनके वैल्यूज पहले से ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सेम होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहां तो ये -m इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा ही नहीं। इतना ज्यादा -m डोमिनेटिंग होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपके सामने ये वाला क्वेश्चन रखा है कि कहीं आप इस क्वेश्चन को गलत ना समझ लें, आप कहीं ये ना समझ लें इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। नो, नहीं करेगा। ये मेरा मोस्ट एसिडिक होगा और रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू व्हाई इट विल बी द मोस्ट एसिडिक। तो आपको ये वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ हियर। अगर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखें, सारे के सारे हमारे फिनोल है। अब आपको क्या करना है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन H+ देगा,
हाइड्रोजन जैसे H+ देगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, हाइड्रोजन जैसे ही H+ देगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, हाइड्रोजन जैसे ही H+ देगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। अब अपन देखते हैं, ये मेरा NO2 पेरा पर कनेक्टेड है, -m इफेक्ट लगेगा। ये मेरा जो क्लोरीन है इसका -I इफेक्ट लगेगा, और ये जो मेरा CH3 है ये +H इफेक्ट लगाएगा। अगर +H इफेक्ट अगर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो दैट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। ये मेरा -m इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, हालांकि खींचेगा ये भी लेकिन कम खींचेगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा वो एसिडिक नेचर को इनहेंस करेगा। हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज द A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा A, B एंड C। इसी प्रकार से अगर अपन को ये वाला क्वेश्चन दिया है, आपको पता है एक दिन मैंने एक बात बोली थी, एक दिन मैंने आपसे क्या बोली थी, इन केस ऑफ हैलोजन्स। आज अगर हम हैलोजन की बात करें, इन केस ऑफ हैलोजन वी फॉलो ओनली I इफेक्ट। तो आज अगर हम लोग हैलोजन के केस में अगर केवल I इफेक्ट को अगर फॉलो करते हैं तो ये मेरे हैलोजन से, अगर ये मेरे हैलोजन है तो आपको केवल I इफेक्ट लगाना है। दिस क्लोरीन इज क्लोज विल शो द बिगर -I, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस -I इफेक्ट डिक्रीजेस, एज द डिस्टेंस और इंक्रीजेस -I इफेक्ट और डिक्रीजेस। ऐसे केस में आज अगर अपन देखें हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, क्योंकि आपको एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है। जैसे ही एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है हमें माइनस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। जैसे ही माइनस की स्टेबिलिटी को देखोगे तो -I इफेक्ट ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, जैसे ही -I इफेक्ट को ज्यादा स्टेबलाइज अगर करेगा हमारा आंसर ही आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब चीजें बड़ी आसान हैं, चीजें बड़ी सिंपल हैं, आपको केवल इतना सा देखना है कि हमें यहां पर करना क्या है। अगर हम लोग यहां पर अगले वाले टॉपिक को अगर देखें, वही हमें एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, यहां से H को निकालना है, O पर माइनस बनाना है, और हमें इस माइनस की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करना है। जैसे ही हम इस माइनस की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे तो आपको ऑर्थो और पेरा पोजीशन है, अगर ऑर्थो और पेरा पोजीशन है, ये मेरे CH3 का +H इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। ये मेरा NO2 -M इफेक्ट लगाएगा। ये मेरा क्लोरीन, हमारा जो ये क्लोरीन है दैट विल शो व्हाट, ये मेरा -I इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पर अगर अपन देखें NH2 के पास में लोन पेयर है, +M इफेक्ट को लगाएगा। अब आप देखिए इसका आंसर, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, खतरनाक इलेक्ट्रॉन दे रहा है अकॉर्डिंग टू M इफेक्ट, मतलब डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, ये भयंकर विड्रॉ कर रहा है, भयंकर स्टेबल करेगा। ये दे रहा है लेकिन उतना नहीं दे रहा जितना वो दे रहा है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? जो -M वाले रहते हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, I वाले भी बढ़ाते हैं लेकिन -M वाले ज्यादा बढ़ाएंगे। तो आपका B वाला सबसे पहले आ जाएगा, B के बाद में आपका C वाला आ जाएगा, C के बाद में अगर अपन देखें A और D में ये दे रहा है लेकिन वो खतरनाक दे रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर देगा तो डिस्टेबलाइज ज्यादा करेगा। तो आपका A वाला आ जाएगा, और A के बाद में आपका कौन आ जाएगा, A के बाद में फिर आप लोगों का D वाला आएगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंसीडर होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग कभी भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे केस में सिंपली आपको एक चीज देखना है, मेरा एनायन मुझे बनाना है, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, यू विल गेट द आंसर। उसके भी आप पर आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसको मैं सोच भी रहा था। आज अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम एक चीज को अगर सोचते हैं, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालना है। अगर अवर स्टोरी इज स्टिल सेम, यहां से मैं H को निकालूंगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, मुझे माइनस का स्टेबिलिटी को चेक करना है। H को निकालूंगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, H को निकालूंगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, और H को निकालूंगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। अब अगर अपन देखें बच्चों, याद रखना इट इज मेटा पोजीशन। आपका जो M इफेक्ट लगता है, आपका जो H इफेक्ट लगता है, इट इज बेसिकली एप्लीकेबल एट द ऑर्थो और पेरा, इट विल नेवर ऑपरेट एट द मेटा।
अगर आप देखोगे तो ये आपका मेटा पोजीशन है, अगर आप देखोगे तो ये आपका मेटा पोजीशन है। अगर बच्चों में यहां पर अगर बात करूं तो ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर मैंने बोला आज अगर हम लोग बात करें रेजोनेंस इफेक्ट की, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहां पर ऑपरेट्स ओनली, अगर अपन देखें ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, ये मेरे ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर ही ऑपरेट करते हैं। दे डज नॉट ऑपरेट एट मेटा, यहां पर क्या होता है, ये मेरे मेटा वाली पोजीशन पर कभी भी ऑपरेट नहीं करते। एट मेटा पोजीशन ओनली ओनली आई इफेक्ट विल फॉलो। तो अगर मान लो यहां पर आपका केवल आई इफेक्ट अगर लगेगा, NO2 का, फ्लोरीन का और CH3 का, इन पर आपको केवल आई को देखना है। तो देखो NO2 का -I बहुत पावरफुल होता है, आप आई के ऑर्डर में देख सकते हो। फ्लोरीन का भी -I होता है लेकिन इतना नहीं होता। CH3 का तो +I होगा और यहां पर कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, नेगेटिव को स्टेबल करेगा आपका इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने वाला ग्रुप। सिंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज द एनायन, तो ये मेरा खतरनाक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो खतरनाक अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा यानी मोस्ट एसिडिक होगा। तो अगर आप देखोगे यहां पर अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करें, मेरा A वाला मोस्ट एसिडिक होगा, फिर मेरा B वाला होगा, B के बाद में D वाला होगा और D के बाद में मेरा C वाला होगा, और दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। तो यदि आप लोगों को कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करना हो, हाउ यू विल कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द वे, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। तो याद रखना मीजोमेरिक इफेक्ट, यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा। आज अगर ये NO2 अगर विड्रॉ करता है तो उसका इंपैक्ट ऑक्सीजन माइनस पर नहीं पहुंचेगा। NO2 अगर ऑर्थो या पेरा पर कनेक्ट होगा तो उसका विड्रॉइंग नेचर ऑक्सीजन पर इंपैक्ट डालेगा, मेटा पर ऑक्सीजन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेटा वाली पोजीशन पर केवल आई अगर लगेगा तो हमारा आंसर इस बिहाफ पर आ जाएगा। अगर अपन इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, सिंपल सा सवाल है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करनी है, H को निकालना है, ऑक्सीजन पर माइनस बनाना है। जैसे ही आपने H को निकाला और ऑक्सीजन पर माइनस अगर बनाया तो आपको ये चीज देखना है। अब यहां पर आपको पता है क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरा OMe है, ये OMe प्लस M इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और -I इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये +M को भी रिप्रेजेंट करेगा और अगर ये -I को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, M इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट्स एट ऑर्थो और पेरा, इट नेवर ऑपरेट एट द मेटा। ऐसे केस में ये OMe है, इसके पास लोन पेयर है, ऑर्थो पर कनेक्टेड है, इसका +M इफेक्ट लगेगा। ये मेरी मेटा पोजीशन है, M नहीं लगेगा। यहां पर आपका H कनेक्टेड नहीं है, यहां पर भी आपके OMe का +M लगेगा। अब सोचो वो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, भाई एसिड कौन होता है जो H+ देगा, H+ कौन देगा जो H+ देने के बाद स्टेबल होगा। हमें इसकी स्टेबिलिटी देखना है बच्चों, वो ऑलरेडी रिच है, ये ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो ऑलरेडी रिच है, ये ऊपर से और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। अगर ये और इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट कर रहा है तो आपसे मैं क्या कहना चाहता हूं, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नेगेटिव के लिए गलत बात है। तो यहां पर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू M इफेक्ट, तो M इफेक्ट के बेसिस पर मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला और वो वाला कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होंगे। इसका मतलब मेरा जो B एंड C है दे आर कंपैरेटिवली हायर स्टेबल देन A एंड D, वो मेरे A और D से ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद में आपको भी पता है यू हैव टू फॉलो द I इफेक्ट। अब I इफेक्ट अगर अपन लगाएंगे तो OMe जो रहेगा ये क्या लगाएगा, OMe आपका -I लगाएगा।
क्लोज है, पावरफुल माइनस साइन, डिस्टेंस बढ़ी, माइनस आई डाउन हुआ, है ही नहीं, और ज्यादा डिस्टेंस बनी, माइनस आई और डाउन हो गया। तो अब आप देखना बी और सी, इट्स योर बी एंड इट्स योर सी। नेगेटिव को विड्रॉ करने वाला स्टेबल करेगा, नेगेटिव को विड्रॉ करने वाला अगर स्टेबल करेगा तो इट इज शोइंग द माइनस आई, जबकि वहां पर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी वाला ज्यादा स्टेबल हुआ और सी वाला आपका कम स्टेबल हुआ। ए और डी की अगर बात करें, शोइंग बिगर माइनस आई, दैट इज शोइंग कंपेरेटिवली लोअर माइनस आई। तो ये मेरा ज्यादा एसिडिक होगा, वो मेरा कंपेरेटिवली कम एसिडिक होगा। तो ए मेरा आगे आ जाएगा और डी वाला मेरा पीछे आ जाएगा। तो आज अगर आप कभी भी अगर बात करो तो यहां पर मोस्ट एसिडिक कौन होगा, मोस्ट एसिडिक आपका मेटामिथॉक्सीफिनोल होगा, फिर कौन होगा, फिर नॉर्मल फिनोल होगा, फिर ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल होगा और लास्ट में आपका पैरामिथॉक्सीफिनोल होगा। तो बच्चों जो हम लोगों ने बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़े थे, उनके अंदर हम लोगों ने जो स्टेबिलिटी को कंपेयर करा था, यू हैव टू फॉलो दैट इफेक्ट्स। आपको केवल उन्हीं को फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो वही अपन को एनाइन की स्टेबिलिटी निकालनी है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी वो का वही, बस आपको इस बिहाफ पर अपने आंसर को जस्टिफाई करना है और यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको इसी के सिमिलर वाला क्वेश्चन बताया था, अगेन दैट इज द सेम क्वेश्चन। आपको यही देखना है NO2 का जो इफेक्ट लगेगा वो ऑर्थो और पैरा पर लगेगा, वो -m लगेगा। अगर NO2 इज कनेक्टेड एट द मेटा पोजिशन, -m विल नॉट बी ऑपरेटेड हियर। तो अब आपको वही चीज को फॉलो करना है। अब अगर अपन देखें, मैं चाहता हूं एक बार आप अपनी तरफ से एक बार इस पर दिमाग लगाएं, एज यू विल यूज योर माइंड, आई होप यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। क्या मेटा पर m लगता है क्या, नेवर। दो मेटा पर -i लगेगा। ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है OH के रेस्पेक्ट में। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। आपको भी पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन अगर आपको दे रखा हो तो दे विल शो बिगर -m। तो यहां पर हमारा -m बहुत पावरफुल लगेगा। अगर हम देखें एक मेरा ऑर्थो पोजीशन है और अगर अपन देखें तो ये मेरा मेटा पोजीशन है। अब बच्चों ऑर्थो पर तो m लगेगा, मेटा पर i लगेगा, लेकिन अब बताओ यहां m लग रहा है, जितना m यहां पर लग रहा है क्या उतना m यहां पर लगेगा क्या, नहीं, उसका पावर कम होगा, तो यहां पर m कम लगेगा। अगर अपन देखें ये आपका मेटा पोजीशन है जबकि ये आपका पैरा पोजीशन है, m यहां पर भी लगेगा, उतना ही लगेगा जितना m यहां पर लग रहा है। लेकिन अगर अपन i की बात करें तो देखना यहां पर ये मेटा है और यहां पर ये ऑर्थो और ये आपका पैरा, इधर भी मेटा, मतलब यहां पर i दोनों में लगभग बराबर लगेगा। अब अपन आंसर को जस्टिफाई करते हैं। m ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना, अगर m इफेक्ट अगर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ओवर द i इफेक्ट, मतलब अगर कहीं पर m इफेक्ट लग रहा होगा मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा, और कहीं पर m नहीं लग रहा होगा तो वो कंपैरेटिवली कम एसिडिक होगा। अब आप कंक्लूजन कर कर बताओ, देखें आपको यहां पर क्या फील होता है, इधर केवल i लग रहा है, m इधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है, तीनों जगह m लग रहा है, यहां पर केवल i लग रहा है, यहां पर अगर i लग रहा है इसका मतलब यहां पर अगर i होगा तो ये मेरा क्या होगा, ये वाला मेरा पुअर एसिड होगा, दैट विल बी द वीक एसिड, या इट कैन बी नोन एज द वीकेस्ट एसिड। अब बात आती है, अच्छा यहां पर -m सबसे पावरफुल है, यहां पर अगर -m सबसे पावरफुल है इसका मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाएगा, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब बात आती है इसकी और इसकी, m और m बराबर लग रहा है और i और i भी बराबर लग रहा है। भाई m तो ऑर्थो पर लगे या पैरा पर लगे बराबर ही होता है, i में ये भी मेटा पर है और ये भी मेटा पर है। अब लेकिन एक चीज सुनना, आपको पता है ना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कम एसिडिक होते हैं। तो आज अगर आपको पता है कि यहां पर अगर हम बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज कंपैरेटिवली पुअर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनोल। तो आप सोचो ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ये मेरा वीक हो गया, तो बी वाला मेरा सबसे आगे आएगा और ए वाला मेरा सबसे पीछे आएगा। अब अगर अपन बात करते हैं किनकी,
COD में, तो मैं क्या बोल रहा हूं, I दोनों में कॉमन है बिकॉज दो बोथ आर कनेक्टेड एट द मेटा पोजीशन। M अगर देखें तो M में आपको पता है ऑर्थो वाला कम होता है और पेरा वाला ज्यादा होता है, तो यहां पर सबसे पहले आपका D आएगा, D के बाद में आपका C आएगा और C के बाद में आपका A आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, दैट इज नोन एज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल। ये मेरे कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो कभी भी अगर आपको फिनोल अगर दे दें, कभी भी अगर आपको फिनोल के डेरिवेटिव्स अगर दे दिए जाएं, and if you want to compare the acidic strength of the phenol and their derivatives, simply you have to remove the H plus ion. As you will remove the H plus ion, then after the removal of H plus ion, you have to make the anion and simply you have to compare the stability of that anion. आपका anion की स्टेबिलिटी वैसे ही निकालोगे, अगर सब में बेंजाइलिक वाला ग्रुप अगर दे रखा है, बेंजीन के ऊपर वाले एटम पर अगर माइनस चार्ज अगर आ रहा है, ऐसे केस में आपको रेजोनेंस इफेक्ट देखना है, ऐसे केस में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, ऐसे केस में आपको इंडक्टिव देखना है और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपके आंसर बड़े सिंपल तरीके से आ जाएंगे, तो दैट इज बेसिकली नोन एज द आंसर।